हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 12 दिसंबर। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्टली बुक्स को मंगा सकते हैं। ठीक, और आपको वीडियो पैक एनसीईआरटी पैक लेना तो मैं इस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने दोस्तों हमारा अभी तक एप्लीकेशन या ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, कोर्सेज हमारे 15 दिसंबर से लॉन्च होने वाले हैं। उससे 2 या 3 दिन पहले ही सारी डिटेल्स आ जाएंगे आपको। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स की हमने बात की थी, इस पे बहुत डिटेल में चर्चा आगे कल के अभी करने वाले हैं, या होपफुली आज शाम को या कल मॉर्निंग में आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो एडमिशन दोस्तों हमारे 15 दिसंबर से चालू हो गए, जो कि मैंने पहले बता दिया था। और ये आपके एनसीईआरटी वीडियोस पैक है। जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है एनसीईआरटी, बहुत ही बेसिक से पढ़ाया गया, तो पहले एनसीईआरटी का कोर्स लेकर आराम से पढ़ाई करिए। ठीक है, और उसके अलावा पेमेंट मेथड मैंने बहुत बार बताया है कि आप डायरेक्ट अकाउंट में पे कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पे गूगल पे, भीम यूपीआई भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये ऐप लॉन्च हो जाएगा, हमारा ऐप तो लॉन्च हो चुका है बेसिकली, ऐप में जब कोर्स लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, होपफुली आज शाम तक यानी तो कल मॉर्निंग तक लॉन्च हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब करंट अफेयर की बात करते हैं। चलिए, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 की बात करेंगे। तो ये अवार्ड किनको दिया गया, तो हेल्प एज इंडिया करके है। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? हेल्प एज इंडिया को दिया गया। तो ये टर्म्स याद रखिए, किसको दिया गया, क्योंकि पहली बार किसी संस्था को दिया गया जो भारतीय संस्था है। अच्छा, एक चीज़ और है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? अगर इसकी बात करें हम, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी अगर इसकी हम बात करें, तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ये नीचे हमने लिख रखा है वैसे। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और 83 से इसने अवार्ड देना चालू कर दिया था। ठीक है, अभी तक की अगर बात करें तो दो भारतीयों को मिला था, इंदिरा गांधी को मिला था। ठीक है, और एक और भारतीय, तो उनको JRD टाटा नाम था, उनको मिला था। इसके अलावा संस्थागत रूप से बात करें तो हेल्प एज इंडिया को पहली बार मिला है। ठीक है, किसी भारतीय संस्था की बात करें तो हेल्प एज इंडिया को पहली बार यह अवार्ड दिया है। किसने दिया दोस्तों? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 का। इसके इंडिविजुअली अगर रूप से बात करें तो ये दोस्तों भूटान की रानी है, मदर गैल्यूम संगे चोडेक वांगचुक, इनको दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक है, 2020 का। किस लिए दिया गया है? यौन स्वास्थ्य पर काम करने और लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली याद रखिएगा किस लिए दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, ये प्रत्येक बार जनसंख्या प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर समाधान में उत्कृष्ट योगदान, बेसिकली ये है कि आप किसी भी जनसंख्या या उनके प्रजनन स्वास्थ्य वगैरह, हेल्थ, बेसिकली ये कह सकते हो कि हेल्थ के लिए आपने कितना अच्छा काम किया किसी सोसाइटी के लिए, किसी संस्था ने। ठीक है, बेसिकली इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक, और इसका जो सचिवालय है दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसका सचिवालय काम करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं इंडिया के बारे में। ठीक है, देखो, भारत में ये जो आप हेल्पेज है वो लगभग 4 दशक से, मतलब 40 साल के आसपास से काम कर रहा है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, और सोसाइटी पंजीकरण जो होता है 1860 के, उसके अंतर्गत ये रजिस्टर भी है। आपके एग्जाम पढ़ने से क्या रिलेवेंट है जो मैंने चीज़ें पढ़ा दी? देखो, एक तो ये है कि हेल्प एज इंडिया को पहली बार पुरस्कार मिला है किसी भी संस्था के रूप में। ठीक है, इससे पहले 2 लोग को मिल चुका है। किनको किनको मिल चुका है ये याद रखना है, आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट है। किनको किनको मिला है ये? तो 2 भारतीयों को मैंने पहले ही आपको बताया था। एक मिला था दोस्तों 1983 में इंदिरा गांधी को, और 1992 में मिला था उद्योगपति और जनहितैषी JRD टाटा को। ठीक है, टाटा ग्रुप का तो नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, रतन टाटा। तो ये आप याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। एक तो ये, और किसको अभी मिला है? हेल्पेज इंडिया को मिला है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम है जो इंडिया की किसी भी संस्था को मिला है। ठीक है ना, आपको ये एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा ये याद रखना है, जो आपके इस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020। तो बेसिकली इमिशन गैप रिपोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं, थोड़ा सा पढ़ने में इमिशन गैप रिपोर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो याद है कि इमिशन गैप रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कौन निकालता है रिपोर्ट, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा, यूपीएससी में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? तो यूएनडीपी निकालता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इमिशन का मतलब क्या है? कोई भी चीज इमिट होती है, राइट, निकलता है, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जित होती है, राइट, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट हिंदी में इसका नाम ही है। तो जहां उत्सर्जन से रिलेटेड आ जाए, उत्सर्जन का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ पर्यावरण से रिलेटेड होगा, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशनल पर्यावरण कार्यक्रम। तो आप ये ऐसे कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली सिंपल तरीका है जिससे कि आप इसको लॉन्ग टर्म तक याद करके रख सकते हो। ठीक है ना, उसके आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। ठीक है, देखो, यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी का यूनेप की बात करें तो इसका बेसिकली पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि दोस्तों इस दशक में, ठीक है, इस दशक में हमें जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़े ना, वो लगभग 2 डिग्री के आसपास बढ़े, हमारा यही बेसिकली
टारगेट है, क्योंकि जिस जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा टेम्परेचर बढ़ सकता है। पृथ्वी का टेम्परेचर इस दशक में 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ सकता है। ठीक है, तो हम प्रयास क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम प्रयास ये कर रहे हैं कि 2100 आने जाने तक, ठीक है, 2020 चल रहा है, 2100 आने आने तक पृथ्वी का टेम्परेचर कितना बढ़े, मैक्सिमम 2 डिग्री बढ़े। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ काट रहे हैं, उस हिसाब से 3 डिग्री बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ही भयावह हो सकता है। ठीक है, तो इनका पर्पज इतना ही है कि हम इसको 2 डिग्री तक ही बढ़ने के लिए मेंटेन कर पाए। और कैसे मेंटेन करेंगे, आपने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पढ़ा होगा, राइट। तो इसको ये लोग कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से फोर्स किया जाए। आपको पता है कि अमेरिका उससे निकल गया था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से निकल गया था, राइट। तो उसमें अभी नए राष्ट्रपति बने हैं आपके अमेरिका के, जॉन बिडेन। तो वो कहते हैं कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में फिर से ज्वाइन होंगे। अगर अमेरिका ज्वाइन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी ये, ठीक है। उसके अलावा यूनेप की बात करें दोस्तों, तो यूनेप की स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है, 1972 में हुई थी। स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन, उसमें हुआ था, ठीक है, 1972 में यूनेप की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो नैरोबी केनिया में है। इसकी कुछ प्रमुख रिपोर्ट से ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, देखो इसमें भी इन्वायरमेंट आ गया, ठीक है, इसमें भी इमिशन कहीं ना कहीं आ गया, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। उसको इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट, प्लेनेट मतलब कहीं ना कहीं हमारे अर्थ से रिलेटेड आ गया, ठीक है। तो देखो आप कोरिलेट करना चाहो तो आप बड़ी आराम से इसको आप कर सकते हो। एक फ्रंटियर्स करके इनका एक और रिपोर्ट आती है, तो 4 रिपोर्ट बेसिकली आते हैं, जिसमें से 3 तो बड़े आराम से याद रखते। देखो इमिशन कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं पर्यावरण से, प्लेनेट कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। इनके कुछ बहुत बड़े बड़े अभियान भी थे, जैसे बीट बीट पोल्यूशन था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यही मनाते हैं, ठीक है। वाइल्ड फॉर लाइफ, ये अगर प्रमुख अभियान भी नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यूएन 75 थोड़ा सा इनका ये चर्चा में रहा है बड़ा, तो आप ये यूएन 75 किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो याद रखिएगा यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आसियान के रक्षा मंत्री की बैठक हुई। देखो बस एडीएमएम की बात करेंगे तो ये आसियान के 10 देश आते हैं। आसियान में 10 देश कौन कौन से हैं, अगर उसकी हम चर्चा करें, ठीक है, आसियान में 10 देश कौन कौन से, तो अगर उसकी चर्चा करें तो एक एक करके बता देता हूँ। जब आप इंडिया के जस्ट आप इंडिया के राइट साइड में आओगे तो नीचे की जितनी ये कंट्रियाँ है ना, इधर के चाइना के नीचे, ये सारे 10 देश मिला के क्या कहलाते हैं, आसियान कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे इसमें म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस और लाओस, ठीक है। ये 10 देश है जिसको हम आसियान बोलते हैं। तो इसको हम एडीएमएम बोलते हैं। एडीएमएम प्लस प्लस में कौन से 8 देश ऐड होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रसिया, चाइना, साउथ कोरिया और यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये बेसिकली जब ऐड हो जाते हैं तो इसको हम बोल देते हैं एडीएमएम प्लस, ठीक है। तो बेसिकली एडीएमएम प्लस क्या है, इसकी बहुत फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, एडीएमएम प्लस ही लिख लिया, लेकिन अगर उसे बोले तो एशियान आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ऐसे बोल इसका मतलब बेसिकली मीनिंग निकल जाता है, ठीक है। ये है ना, यहाँ पे देखो आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, जिसको हम बोलते हैं ADMM, फर्स्ट फर्स्ट लेटर। प्लस का मतलब है कि प्लस प्लस में दोस्तों ये 8 देश ऐड हो जाते हैं। आप देखो इनकी मीटिंग जो होती थी 2007 से ही चल रही है, ADMM की मीटिंग दोस्तों 2007 से ही चल रहा है। लेकिन 2010 में क्या किया इन्होंने, इन 10 जो 8 देश थे ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रसिया, चाइना और साउथ कोरिया और यूनाइटेड नेशन, उनको ऐड किया। तो पहले ये ADMM करके चलाते थे, ADMM मतलब आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग। अब इन्होंने क्या किया, जैसे 2010 में 8 देशों को ऐड किया तो इन्होंने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, ADMM प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब 10 वर्ष पहले हुआ था, तो मतलब इसका ये है कि 2010 में हुआ था बेसिकली, तो याद रखिएगा। पर्पस क्या है बेसिकली दोस्तों, पर्पस ये है कि देखो जो एशिया प्रांत है, बेसिकली एशिया प्रशांत एरिया है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं हिंद महासागर भी टच होता है। तो इन एरिया में, ठीक है, इन एरिया में हमें क्या करना है, तनाव की स्थिति ना हो। आपको पता है कि चाइना की वजह से साउथ चाइना सी में देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा तनाव रहता है, ठीक है। इवन लद्दाख वाला इलाका है, इंडिया की वजह से, इंडिया के साथ उसका तनाव रहता है, ठीक है। तो इनका पर्पज बेसिकली मीटिंग का ये होता है डिफेंस मिनिस्टर का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शांति, सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा दें, जिससे रोजगार लोग करें, नए नई चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, एक दूसरे देशों के साथ व्यापार अच्छे से कर पाए और विश्व शांति को बढ़े। बेसिकली इनका बेसिकली यही पर्पज सारे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको ये भी बता ही दी, ठीक है। तो इसमें 8 देश है, ये भी बता दिया कौन कौन से सदस्य देश है, ये है डी प्लस का, ठीक है। अच्छा हाँ, एडीएम प्लस प्लस की अध्यक्षता कौन करता है, तो आसियान देश मिलकर करते हैं, तो बेसिकली यही है, ठीक है। वियतनाम शायद इस बार किया था, तो इतना, ठीक है, लगभग हाँ वियतनाम ने किया था, ये रहा ना, देखिए एडीएम प्लस की
अच्छा, पहली बैठक भी वियतनाम में हुई थी शायद, इस बार भी वियतनाम में हुआ था। ठीक है, मतलब वो या बहुत मेजर टास्क नहीं है कि आपको याद रखना कहाँ पे बैठक हुई है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2007 में ये सारी चीज़ें मैंने लगभग आपको बता ही दिया। ठीक है ना। चलिए, वियतनाम में हुआ है, देखो यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, तो मैंने एक बार वो भी कंफर्म ही कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पीसीएस में कुछ किया जाता है। अच्छा हाँ, पीसीएस के नाम पे एक चीज़ याद आया। देखो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जैसे ये जितने मैंने आपको देश अभी दिखाए, ठीक है, जितने भी देश बताए मैंने आपको, इनके सबके कैपिटल भी याद रखिए। जैसे वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई है। तो जो आप स्टेट की एग्जाम देते होंगे ना, इनकी कैपिटल्स पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो 10 + 8 ये 18 देश की आपको क्या करना है, कैपिटल भी याद करके रखना है। अगर आप कैपिटल याद करके रखते हो तो आपके लिए थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है, अगर स्टेट पीएससी आपको देना है तो। ठीक है, जैसे मोरक्को अभी चर्चा में है, देखो अभी अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देखोगे 2020 का, तो उसमें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया और एक कोई आगे के कंट्री थी, उनके चारों के उन्होंने क्या किया था, कैपिटल दे रखा था और मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ रखा था। ठीक है, अगर आपको दो भी देश के नाम याद होते हैं, उनकी कैपिटल याद होती है, तो आप आराम से कर सकते थे। राबात उसमें एक था ऑप्शन, राइट, मोरक्को और राबात थे। अल्जीरिया भी था। ठीक है, अल्जीरिया से शायद कैपिटल है। तो वो आपको जस्ट याद रखना। मैंने मैपिंग दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोगों को कराई है। ठीक है, जो हमारे पेड कोर्सेज में रहे होंगे, मैंने सबको बहुत अच्छे से मैपिंग कराई है। अगर आप लोग कायदे से कर लिया होगा ना, तो आपको कहीं भी मैपिंग में कभी दिक्कत होगा ही नहीं। अब इवन जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, या जिन्होंने पढ़ा होगा, वो खुद बता सकते हैं कमेंट करके कि कैसा रहा है मैपिंग का हमारा, मतलब बेसिकली आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ठीक है। अच्छा, मोरक्को चर्चा में क्यों है? मोरक्को दोस्तों चर्चा में इसलिए है कि अभी मोरक्को और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ है। बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, अब रोजगार मतलब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बिजनेसेस बढ़ाएंगे अपने। ठीक है, फ्लाइट्स नहीं आती जाती थी, फ्लाइट्स आना जाना चालू होंगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट बढ़ाएंगे, इनवा बेसिकली पर्यटन वगैरह सब कुछ बढ़ाएंगे बेसिकली धीरे धीरे। तो इनके बीच शांति समझौता हुआ। आपको पता है कि इजराइल के कट्टर दुश्मन मोरक्को एक देश एक टाइम पे हुआ करता था। अभी तक की अगर बात करें, देखो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान के साथ अभी तक इजराइल शांति समझौता कर चुका है, और मोरक्को एक चौथा देश हो गया जिसके साथ इन्होंने शांति समझौता किया है। पिछले 4 महीने में 4 देशों के साथ इन्होंने शांति के कदम बढ़ाए हैं। तो ये आपके एग्जाम पढ़ने थोड़ा सा ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, दोनों की आपकी मैपिंग करनी है। इजराइल की मैंने कल मैपिंग कराई थी, मोरक्को की आज मैपिंग करा दी, दोनों की मैपिंग आपकी हो गई है। तो यहाँ से अगर यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है तब भी आप कर पाएंगे, पीसीएस में क्वेश्चन बनता है तब भी आप कर पाएंगे। कोइलवार ब्रिज की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा सोन रिवर पे है। ठीक है, ये सोन रिवर बना हुआ है कहाँ पे, सोन रिवर कहाँ है, बिहार में। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर उनके लिए भी जो बीपीएससी देंगे। ठीक है, या जो यूपीपीएससी देंगे, या पीसीएस जिसको बोलते हो आप। अगर आप ये दोनों एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है। ठीक है, यूपीएससी तो मान लीजिए इंपॉर्टेंट है ही, तो ये 3 एग्जाम 4 एग्जाम आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि बिहार का सो कहते हैं सोन को, और इस पे ब्रिज बना के पानी को सही करना ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है यहाँ पे, क्योंकि हर बार ये अपना राह बदलती रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कोइलवार ब्रिज पे बना, कितने लेंथ है इसकी, 1.5 किलोमीटर। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट, नहीं सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, सॉरी, सोन नहीं है। बिहार का बेसिकली बिहार, अच्छा सोन नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, कोसी नदी है। मैंने आपके अभी सोन बोल दिया, कोई बात नहीं। एक बार इसको पीछे जस्टिफाई करता हूँ मैं। ठीक है, सोन तो आपका इधर से निकलती है ना, जो आपका बेसिकली एमपी और ये छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास से होती हुई आती है। ठीक है, तो ठीक है, तो कोसी है। मैंने सोन और कोसी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया दोस्तों। ठीक है, कोसी है जिसको बिहार का शोक कहते हैं। तो याद रखिएगा, बिहार का शोक किसको कहते हैं, बिहार का शोक जो कहते हैं दोस्तों, कोसी रिवर को कहते हैं। ठीक है, तो ये सोन रिवर पे है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये सोन रिवर पे है। ठीक है, तो याद रखिए ये ऐसे जाती है। ठीक, तो जाके गंगा रिवर में आके आगे मिल जाती है। तो याद रखिए सोन रिवर पे है ये। ठीक है, कोइलवार ब्रिज जो 1.5 किलोमीटर का है। ठीक है, बिहार का शोक कोसी कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिए, मैं अपनी बात को ही काट काट कट कर रहा हूँ, या फिर ऐसे सुन लो। जितना अभी तक पढ़ाया मैंने इस कोई आपका कोइलवार ब्रिज में, उसको इरेज कर लो। ठीक है, फिर से सुन लो आप। कोइलवार ब्रिज कहाँ बन रहा है, सोन रिवर बन रहा है। ठीक है, और कहाँ पे है, बिहार में। बिहार में जब जहाँ सोन रिवर पहुंचती है, तो बिहार में इसका इनोग्रेशन हुआ। कितनी लेंथ है इसकी, 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, और बिहार का शोक किसको कहते हैं, तो कोसी रिवर कहते हैं। बस इतनी चीजें याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम पूछ लेता डायरेक्टली, कोइलवार ब्रिज कहाँ पे है और किस नदी पे है, तो ये दोनों चीजें आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाती है। ठीक है ना। चलिए, आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो पैक लेना है, आपको एनसीईआरटी पैक लेना है, बुक्स मंगानी है, तो इस नंबर पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।